हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। हम लोग बीएड का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पिछले वीडियो से हमने ये सब्जेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास का मनोविज्ञान। ठीक है, इस यूनिट को हम पढ़ रहे हैं। इस यूनिट का जो चैप्टर लिया हमने, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को हम पिछले वीडियो में समझे हुए हैं कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है, अलग अलग। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखें, तब आप समझ पाएंगे कि शिक्षा किसे कहते हैं और मनोविज्ञान किसे कहते हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं। उस वीडियो में हम अलग अलग समझे हैं और आज हम समझेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो पहला टॉपिक है, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, आप देख रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी दो शब्दों से बना हुआ है, एजुकेशन और साइकोलॉजी। ठीक, कौन कौन से शब्द से बना है? एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा और साइकोलॉजी का अर्थ होता है मनोविज्ञान। तो हम यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी मनोविज्ञान को शिक्षा के साथ में हम समझेंगे, शिक्षा के साथ मनोविज्ञान को समझेंगे। तो मनोविज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं? मानव के व्यवहार को अध्ययन करते हैं। तो मानव के व्यवहार का अध्ययन हम किसके साथ करेंगे? शिक्षा के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आ रहा है? शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। शिक्षा के साथ, शिक्षा के संबंध में, मनोविज्ञान के संबंध में शिक्षा का अध्ययन करेंगे। ये एक दूसरे के, शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। तो हम इसे समझेंगे। तो मनोविज्ञान को समझिए। मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान को हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप स्कूल में हैं, आप अपने क्लास में हैं, उस क्लास में 30 स्टूडेंट हैं। ठीक, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं। उन 30 स्टूडेंट अलग अलग तरह के होंगे, सबकी बौद्धिक क्षमता अलग होगी, आईक्यू लेवल अलग होगा, सोचने की शक्ति अलग होगी, समझने की शक्ति अलग होगी। किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में होगा और किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में होगा। सेम नहीं होंगे, सब डिफरेंस होंगे एक दूसरे से। सारे स्टूडेंट 1 to 30 जो स्टूडेंट हैं, किसी से कोई मैच करेगा? नहीं करेगा, सेम मैच नहीं कर सकता, क्योंकि सब अलग अलग हैं। सबके अंदर मतलब एक दूसरे से रिलेट नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपके क्लास में हर क्लास में होता है ठीक है, हर क्लास में एक मेधावी छात्र होगा, एक कमज़ोर छात्र होगा, ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा और वीक स्टूडेंट होगा। ठीक है, हर क्लास में होते हैं। तो आपके क्लास में भी ऐसा होगा, ज़रूर होगा। तो एक टीचर जब आएगा अपने क्लास में पढ़ाने के लिए, तो वो टीचर जब अपने टॉपिक को समझाएगा, तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, टीचर जिस पॉइंट को समझा रहा है, ठीक है, तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उससे वो तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि इनकी बौद्धिक क्षमता अधिक है, सोच समझ रहे हैं तेज़ी से। जो चीज़ वो समझाने आया है उस पॉइंट पे उसका आईक्यू लेवल इसके कंपेयर में ज़्यादा है। ठीक, और इस स्टूडेंट का इनके कंपेयर में लो है। तो ये चीज़ों को जल्दी समझ रहे हैं और ये चीज़ों को देरी में समझ रहे हैं हम। तो इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, गैप है दोनों स्टूडेंट के बीच में, समझने सोचने की शक्ति में गैपिंग है ज़्यादा। तो टीचर इन स्टूडेंट को तो समझ में आ गया, बट इन स्टूडेंट को नहीं समझ में आया। तो टीचर का ये कर्तव्य होता है कि वो सारे स्टूडेंट को एक साथ लेके चले। ऐसा नहीं टीचर कर सकते कि ये स्टूडेंट समझ गए हैं तो इन स्टूडेंट को समझा दिए, ठीक है अब आगे बढ़ो, इनको छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर का कर्तव्य है कि 30 स्टूडेंट उनके क्लास में है तो 30 को साथ में लेके चलना ही है। तो इनके व्यवहार को टीचर समझेंगे। टीचर
इस स्टूडेंट के व्यवहार को समझेंगे और ये जानेंगे कि ये स्टूडेंट किस तरीके से उस पॉइंट को समझ सकता है, कौन सा एग्जाम्पल रखें, कौन से टेक्निक को अपनाएं, किस तरीके से समझाएं कि ये स्टूडेंट भी उस पॉइंट को समझ जाए। तो उस वे में, उस तरीके से इस वाले स्टूडेंट को वो टीचर समझाएंगे, फिर ये स्टूडेंट उस टॉपिक को समझ जाएगा। तो ये स्टूडेंट भी समझ गया और ये स्टूडेंट भी समझ गया, तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग बहुत ज़्यादा है वो गैपिंग कम हो जाएगी। एकदम सेम तो नहीं हो सकती, लेकिन कम हो जाएगी गैपिंग। कभी भी ये दोनों स्टूडेंट सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, तर्क करने की शक्ति अलग होती है, IQ लेवल अलग होता है। ठीक, तो इन दोनों को समझ में आ गया, दोनों के बीच की गैपिंग कम हो गई। तो ये जब दोनों की गैपिंग के कम किसके माध्यम से किया गया, व्यवहार को समझते हुए शिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। तो यही क्या हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान हुआ। ये तो मान लीजिए अलग अलग घर से बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग वातावरण के हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस है, लेकिन जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनके बीच में भी डिफरेंस पाए जाते हैं। वो एकदम सेम नहीं हो सकते, उनका कुछ ना कुछ उनमें भी डिफरेंस होते हैं। तो इस प्रकार से जो 30 स्टूडेंट हैं आपके क्लास में, वो 30 फैमिली से आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें डिफरेंस होगा ही होगा। तो हर एक स्टूडेंट अपना अलग अलग क्षमता को रखता है, तो टीचर उन्हीं क्षमता को, सारी चीज़ों को समझते हुए, उनके व्यवहार को समझते हुए, उनके लेवल को समझते हुए पॉइंट को समझाता है और इन दोनों के बीच की गैपिंग को कम करता है और सारे क्लास को एक साथ लेके चलता है। ठीक है, तो यही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है कि टीचर पहले से स्टूडेंट के व्यवहार को समझ रहा है और व्यवहार को समझते हुए शिक्षा के माध्यम से उसको समझा रहा है। तो यही शिक्षा मनोविज्ञान है। हाँ, तो इस प्रकार से शिक्षा 2 शब्दों से बना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी 2 शब्दों से बना है, एजुकेशन और साइकोलॉजी, जिसमें 2 शब्द हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान को शिक्षा के संबंध में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है और प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा कैसे सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है और उसको सिखाने में क्या क्या प्रभाव लाए जाएं, किस तरीके से सिखाए जाएं, यही शिक्षा मनोविज्ञान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, उसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा जिस प्रक्रिया से चल रही है, तो मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, जो मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है वही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक आप लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी समझ में आई होगी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या क्या है। अनेक विद्वानों द्वारा अनेक तरीके से, अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अनेक तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया है उनके द्वारा। तो सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया है, जिसमें से हम कुछ वैज्ञानिकों को देखेंगे कि वो किस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किए हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्रू एंड क्रू वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इनका जन्म 18 जनवरी 1916 को हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है? 18 जनवरी 1916 को। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के। 18 जनवरी 1916 के को हुआ इनका जन्म। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी को क्या कहते हैं?
शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? इनके शब्दों में, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। कहने का मतलब है व्यक्ति जब जन्म ले रहा है तब से लेकर वृद्धावस्था तक वह कुछ न कुछ सीखता रहेगा। अनुभवों के द्वारा सीखेगा, देख के सीखेगा, बट सीखेगा, वो सीखेगा ही सीखेगा। ठीक है, तो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक वो निरंतर सीखता रहता है और उसकी व्याख्या करता है अपने अनुभवों का। ये कौन है? टी.एम. स्टीफन। टी.एम. स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ है। 8 जनवरी 1942 को इनका जन्म हुआ था और ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, टी.एम. स्टीफन क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी को शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास क्रमबद्ध अध्ययन है कि शैक्षिक विकास जो हो रहा है वो सीक्वेंस में होगा, क्रमबद्ध होगा। ठीक है, क्रमबद्ध अध्ययन है, ये सीक्वेंस में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ईएपील क्या कहते हैं? ईएपील क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ईएपील क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, एजुकेशन ऑफ साइंस है। इनका जन्म कब हुआ है? 31 मई 1898 को। 31 मई 1898 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है इनका जन्म? 31 मई 1898 को अमेरिका में हुआ है इनका जन्म। और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी को क्या डिफ़ाइन करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ठीक, ट्रो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। किस परिस्थितियों में? शैक्षिक परिस्थितियों में। मनोवैज्ञानिक साइंटिफिक पक्ष का मतलब व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 हमने बताए डेफिनेशन को, एजुकेशनल साइकोलॉजी के डेफिनेशन को। आपके बहुत सारे बीएड के कॉलेज में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये आपको थ्योरेटिकल पेपर होते हैं जिसमें आपको लिखने होते हैं। तो जब आप उन पेपर में लिखेंगे तो इनके नाम के साथ जब इस परिभाषा को लिखा जाएगा तो अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। तो 4 नहीं तो 1 2 तो लिखना ही पड़ता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप उसे अच्छे से समझ के करेंगे तो ये आपके माइंड में रहेगा। अब बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि ऑप्शनल होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, सॉरी ऑप्शनल नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए उसमें पूछ देगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्रो एंड क्रो की कौन सी परिभाषा है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है। तो ये चारों ऑप्शन मान लीजिए आपके सामने हैं। तो आप ऑप्शन वाले में आप इस तरीके से ट्रिक लगा के याद कर समझ सकते हैं कि क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं। क्रो एंड क्रो कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। तो ये जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक क्या हो रहा है? सीखने का अनुभव का व्याख्या हो रहा है। तो ये कौन कह रहे हैं? क्रो एंड क्रो कह रहे हैं। तो ऐसे आप ट्रिक बना के कर सकते हैं। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक तो कौन कह रहा है? क्रो एंड क्रो। टी.एम. स्टीफन क्या कह रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास क्रमबद्ध है। तो शैक्षिक विकास क्रमबद्ध आ रहा है, तो ये कौन कह रहे हैं? स्टीफन कह रहे हैं हम। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक क्रो एंड क्रो कह रहे हैं। ये पील कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, साइंस है, एजुकेशन ऑफ साइंस है। तो शिक्षा का विज्ञान जब आ जाए, विज्ञान शब्द आ जाए, तो ये कौन कह रहा है? ये पील कह रहे हैं हम। ट्रू कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। तो शैक्षिक परिस्थितियां जब आ जाए, ये शब्द आपका आ जा रहा है, तो ये ट्रू कह रहे हैं। अब देखिए ट्रिक समझ में आया। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ये डेफिनेशन है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान तो हर जगह आएगा क्योंकि ये उसी की परिभाषा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को तो याद करने की समझने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि इसका डेफिनेशन है, तो ये तो आना ही आना है। तो क्रो एंड क्रो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। स्टीफन कहते हैं शैक्षिक विकास क्रमबद्ध है, सीक्वेंस में हो रहा है। ये पील कहते हैं विज्ञान है, एजुकेशन ऑफ साइंस है। ठीक है, ट्रू कहते हैं शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक अध्ययन। तो शैक्षिक परिस्थितियाँ आ गई तो ट्रू हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ट्रिक लगा के ट्रिक से समझ सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में आपको
भूलेगा नहीं, और आप इस ट्रिक से अगर पढ़ेंगे तो तुरंत आपके माइंड में आंसर उस टाइम क्लिक हो जाएगा कि ये चीज़ है इसका आंसर। तो गलती होने की संभावना बहुत रेयर हो जाती है, बहुत ही रेयर हो जाती है इस तरीके से अगर आप समझ के करते हैं तो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी समझ में आई होगी, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहते हैं, और डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसमें क्रो एंड क्रो का डेफिनेशन पढ़ा, स्टीफन का पढ़ा, ई पील का पढ़ा, ट्रो का पढ़ा। ठीक है, 4 वैज्ञानिकों का हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।